नहीं जाता एग्जाम में। सो बाकी जो है आप एक बार पढ़ सकते हो बुक से, है ना। बाकी आपको ऐसे एग्जाम में कुछ आता नहीं इनके बारे में। मेनली स्फेरिकल एब्रेशन एंड क्रोमेटिक एब्रेशन ये कोर्स में रहते हैं। तो स्फेरिकल एब्रेशन हमने पढ़ा था मिरर में स्टार्टिंग में, सेम कॉन्सेप्ट लेंस में होता है। और क्रोमेटिक एब्रेशन हम देखेंगे अभी डिस्पर्जन के साथ में, ठीक है। अब एससीवी कब डिस्कस होगी, तो क्लास में रहो, सब चीज हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज, बच्चों के ऐसे डाउट खूब आते हैं कि ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछना चाहिए मुझे लगता है बस, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं अपन। तो डिस्पर्जन स्टार्ट करना था, सो लेट अस कंप्लीट डिस्पर्जन। उसके बाद फिर एससीवी डिस्कशन वगैरह जो भी करना है वो सब करेंगे अपन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डिस्पर्जन। आज एक क्वेश्चन में हमने थोड़ी बात करी नहीं थी डिस्पर्जन के बारे में। थोड़ा डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट हमने आज देख ही लिया था। हमने पढ़ा था कॉशीज इक्वेशन, है ना। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि किसी भी मीडियम का जो म्यू होता है वो लैम्डा पर भी डिपेंड करता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे मीडियम जिनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, ये होता है c/v, है ना। तो मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है, मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। ऐसे मीडियम को कहा जाता है डिस्पर्सिव मीडियम, जिनका म्यू वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है। इस तरह के मीडियम को कहा जाता है डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम जैसे वाटर, ग्लास, ये सब लाइट के लिए डिस्पर्सिव मीडियम है। रोप जो होती है उस पर जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो वहां स्पीड वेवलेंथ डिपेंडेंट नहीं आती, वहां पे रूट t/म्यू जो स्पीड आती है वो वेवलेंथ डिपेंडेंट नहीं होती। तो रोप साउंड वेव के लिए नॉन डिस्पर्सिव है। तो ऐसे मीडियम भी होते हैं जो नॉन डिस्पर्सिव है, पर लाइट के लिए, ईएम वेव के लिए वाटर, ग्लास, इस तरह के सारे मीडियम ही डिस्पर्सिव होते हैं। और इन सभी मीडियम के अंदर जो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है। फिर हमने बात करी थी कि म्यू के साथ इसका रिलेशन इस तरह से है ना। तो वॉयलेट का म्यू ज्यादा होता है, ग्रीन का उससे कम होता है, रेड का उससे कम होता है। आज एक क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस भी करा था, है ना। तो ये सारी चीज अपन ने बात कर ली। अब किसी प्रिज्म से जब लाइट पास करती है, जैसे मान लो स्मॉल एंगल प्रिज्म है, तो स्मॉल एंगल प्रिज्म का आप जानते हो डिविएशन जो होता है वो a इंटू म्यू माइनस वन होता है, a इंटू म्यू माइनस वन। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि उससे आप जल्दी से समझ पाओगे, है ना। बट जरूरी नहीं कि स्मॉल एंगल प्रिज्म ही लिया जाए। ओके, तो कोई बड़े एंगल का प्रिज्म हो उसमें भी यही चीज होगी जो स्मॉल एंगल प्रिज्म में होती है। मान लो एक लाइट आ रही थी हमारे पास एंड दिस वाज व्हाइट लाइट, इसमें सारे कलर्स थे। अब क्योंकि वॉयलेट का म्यू ज्यादा होता है तो वॉयलेट ज्यादा डिविएट होकर निकलेगा। मैं ऐसा बता देता हूँ कि जैसे लाइट रे एकदम बीच में जाके डिविएशन स्टार्ट हो रहा है, होगा दोनों सरफेसेस से, पर अभी फिलहाल दिखाने के लिए ऐसा दिखा दिया। तो वॉयलेट भी बेंड हुआ, रेड भी बेंड होगा, ग्रीन भी बेंड होंगे। सभी कलर यहाँ पे कुछ कुछ डिविएट होके बाहर निकलेंगे, कोई भी एकदम ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं निकलेगा, सब डिविएट होके निकलेंगे। ओरिजिनल लाइट की डायरेक्शन ये थी, तो देखो ये रेड कलर की डिविएशन हो गया, इतना ग्रीन कलर का डिविएशन हो गया, और इतना वॉयलेट कलर का डिविएशन हो गया। अब सबके डिविएशन अलग अलग है बिकॉज सबके म्यू अलग है, सबके म्यू अलग होने से सबका डिविएशन अलग अलग हुआ है। ये समझ में आ रहा है आपको। बस ये जो फिनोमेना है कि लाइट रेस अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में सेपरेट हो रही है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर सेपरेटेड, बस इसी फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज डिस्पर्जन? The phenomena of spreading of light, white light, into its constituent colors is called dispersion. क्या ये समझ में आ रहा है डिस्पर्जन क्या होता है? यस, बच्चे बोल रहे हैं यस। ओके, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अपन ने पढ़ा डिस्पर्जन क्या होता है। फिर डिस्पर्जन कितना हुआ है इसको समझाने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन। जो हमारे एक्सट्रीम कलर्स है, जो सबसे कोने कोने के कलर्स होते हैं ना, रेड और वॉयलेट, इनके बीच में जो एंगल है, इस एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन। कितना डिस्पर्जन हुआ है, कितनी फैली है लाइट रे, तो वो बताने के लिए अपन बोल देते हैं कि ये जो एक्सट्रीम कलर्स के बीच का एंगल है इसको बोल देते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन?
इट इज एंगल बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स। अब देखो जो इंसिडेंट लाइट थी उससे वॉयलेट का एंगल डेल्टा वी था, रेड का डेल्टा आर था, तो ये बीच का एंगल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिख सकते हो ना। दिस थीटा शुड बी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दिस थीटा शुड बी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास एंगुलर डिस्पर्जन। इन मेरे पास येलो कलर नहीं है अभी, पर येलो होता तो एग्जैक्टली येलो बीच में आता है। तो येलो कलर को अपन बोलते हैं मीन कलर, येलो इज मीन। उसका जो म्यू होता है ना वो रेड और वॉयलेट के एकदम बीच का रहता है, ऑलमोस्ट। अगर किसी क्वेश्चन में येलो का म्यू दिया ही नहीं हो तो येलो का म्यू अपन एवरेज लेके निकाल भी सकते हैं रेड और वॉयलेट के म्यू का, अगर दिया नहीं हो तो, है ना। अदरवाइज दिया हो तो वही यूज करना, नहीं दिया हो अगर बहुत रिक्वायर्ड हो तो आप ये सर ये ले भी सकते हो, बिकॉज येलो इज इन बिटवीन ऑफ रेड एंड येलो, ये रेड एंड वॉयलेट। तो येलो क्योंकि बीच में होता है, उसका जो डिविएशन हुआ है, सबका डिविएशन हुआ है, सारे कलर बेंड हुए, सबका कुछ कुछ डिविएशन हुआ है। येलो कलर का जो डिविएशन होता है उसको बोला जाता है मीन डिविएशन, मीन डिविएशन। जैसे कोई आपसे पूछे कि प्रिज्म कितना डिविएशन क्रिएट कर रहा है, तो प्रिज्म तो हर कलर का डिविएशन अलग अलग क्रिएट करता है, तो क्या रिपोर्ट करना चाहिए, तो बीच वाला येलो का डिविएशन रिपोर्ट करते हैं। जब कोई भी बात करता है ना कि किसी प्रिज्म का म्यू क्या है, तो जनरली सब येलो कलर की बात करते हैं, सभी कलर का अलग अलग होता है म्यू, तो सब एवरेज म्यू या फिर येलो की म्यू की बात करते हैं। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? येलो कलर के डिविएशन को हमने कहा मीन डिविएशन। ओके, वेरी गुड। ओके, तो प्रिज्म कॉजेस एंगुलर डिस्पर्जन, प्रिज्म डिविएशन भी क्रिएट करता है, बिकॉज ऑफ इस डिविएशन, बैंडिंग की वजह से ही तो डिस्पर्जन हुआ है, बैंडिंग अलग अलग कलर की अलग अलग हुई है, इसी की वजह से तो डिस्पर्जन हुआ है ना। हम एक टर्म डिफाइन करते हैं प्रिज्म की डिस्पर्जन की एबिलिटी को शो करने के लिए, प्रिज्म कितना अच्छे से डिस्पर्जन कर रहा है वो शो करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिविएशन, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिविएशन, येलो का डिविएशन, ठीक है। इस तरह से अपन डिफाइन करेंगे। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता था, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन डेल्टा येलो, ये रेशो आ जाता है हमारे पास डिस्पर्सिव पावर। दिस रेशो डिफाइंस व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिस्पर्स लाइट। तो ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या है, समझ में आ रहा है? मेरा कोई भी डाउट? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो आज सोच रहा है डिग्री या रेडियन कौन सा यूज करना है। देखो कन्वेंशन, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एसआई में रिपोर्ट करोगे तो रेडियन में देना चाहिए, कभी भी एंगल का आंसर देना है तो एसआई में हमेशा रेडियन में देते हैं, कभी भी एंगल देना है तो, पर कन्वेंशनली अपन डिग्री में भी दे देते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड तो रेडियन ही होगा। चलो, और किसी को कोई डाउट? सर, हाँ बोलिए। सर इसमें हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या कि ये 1 से छोटा आएगा या 1 से बड़ा आएगा डिस्पर्सिव पावर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वैसे स्मॉल ही ऐसा आती है, ये बहुत छोटी आती है, 1 से छोटी रहती है नॉर्मली, है ना। ठीक है, और ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 से बड़ा नहीं आ सकता, 1 से बड़ा भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि ये म्यू क्या, ये डिविएशंस कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है 1 से बड़ा आ जाए, हो सकता है येलो के डिविएशन से भी ज्यादा डिस्पर्जन हो जाए, तो 1 से बड़ा भी हो सकता है। ओके, ओके सर। अब अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म है मेरे पास अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म है, तो फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, और स्मॉल एंगल प्रिज्म जो डिविएशन होता है वो होता था a इंटू म्यू माइनस वन, a इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है। तो इसी को यूज कर लूं मैं, इसी को यूज कर लूं और मैं सारे डिविएशन की वैल्यू लिख दूं, तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा शुड बी इक्वल टू डिविएशन ऑफ वॉलेट हो जाएगा a इंटू म्यू ऑफ वॉलेट माइनस वन, डिविएशन ऑफ रेड हो जाएगा a इंटू म्यू ऑफ रेड माइनस वन, डिविएशन ऑफ येलो हो जाएगा a इंटू म्यू ऑफ येलो माइनस वन, है ना। थोड़ा सॉल्व वॉल्व करो इसको और तुम देखो क्या आ रहा है ना। मैं नहीं कर रहा आगे, इसके बाद मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप भी करो कुछ मेहनत यार, है ना। तो इसके बाद क्या आएगा वो आप लोग करके लिखते हैं, ठीक है।
चलो, तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या आएगा वो लिख लेना खुद से आप। ओके, तो ये अपना डिस्पर्जन क्या होता है ये समझा अपन ने कि प्रिज्म से व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूएंट कलर में सेपरेट होती है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मेजरमेंट एंगुलर डिस्पर्जन से करते। मीन डिविएशन क्या होता है समझा। मटेरियल की डिस्पर्जन की एबिलिटी को मेजर करते हैं बाय डिस्पर्सिव पावर, एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। डिस्पर्सिव पावर अगर किसी ग्लास की कुछ है तो उस ग्लास से कुछ भी बनाओ, डिस्पर्सिव पावर वही रहेगी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नॉट ऑफ शेप। चलो, तो ये सब क्लियर, यहाँ तक कुछ भी डाउट देख लीजिए अच्छे से। सर मतलब जैसे प्लेन जो स्लैब हो उसमें भी रहती है डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर तो हर किसी सब्सटेंस में है ना। डिस्पर्सिव पावर का होना ये नहीं बता रहा है कि डिस्पर्जन होगा ही, अच्छा ठीक है है। ना। चलो ओके, फिर बस चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो डिस्पर्जन क्या होता है ये समझा अपन ने। अब कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम्स डिस्पर्जन ना क्रिएट करें। जैसे कोई प्रिज्मा से हम चाहते हैं कि लाइट रे बेंड होके निकल जाए, पर हम ये नहीं चाहते कि डिस्पर्ज हो। या फिर हम चाहते हैं कि डिस्पर्जन हो पर बेंडिंग ना हो। लाइट रे जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में हमें बीच वाला कलर दिखे और उसके आइट साइड बाकी कलर दिखे। ऐसा कभी कभी किसी एक्सपेरिमेंट में हमें रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कभी कि लाइट रे ना पहले नहीं अलग अलग कलर में, वो एक साथ जाए सारे कलर। तो ये सब हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। अलग अलग तरह के प्रिज्मों को कंबाइन करके अपन ऐसा अचीव कर सकते हैं। तो वही चीज अपन को नेक्स्ट समझना है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, देखो प्रिज्म बेसिकली लाइटर को बेंड करते हैं। अगर दो प्रिज्म रख दिए मैंने और दोनों का ओरिएंटेशन बिल्कुल एक जैसा है, दोनों ही ऊपर की तरफ हेड है उनका, तो दोनों ही लाइट रे को नीचे की तरफ बेंड कर देंगे। जैसे पहले प्रिज्म में लाइट को थोड़ा सा बेंड करा, दूसरे ने थोड़ा सा और बेंड कर दिया, तो अब टोटल जो लाइट की बेंडिंग हुई है, पहले की वजह से कितनी बेंडिंग हुई है वो लिखो, उसमें सेकंड की वजह से बेंडिंग को जोड़ देना, तो टोटल बेंडिंग मिल जाएगी। आ रहा है क्या समझ में? अगर दो प्रिज्म है आपके पास, दोनों को ऐसा रखा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लाइट को बेंड कर रहे हैं, तो टोटल बेंडिंग के लिए दोनों की बेंडिंग को ऐड कर देना। ठीक है, चलो। और मेरे पास ये आ रहा है कि ये सब स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए है। हाँ, अभी अपन छोटे ये जो पावर लिखी डिस्पर्सिव पावर, ये तो सभी के लिए आएगी, ये सबके लिए सेम आएगी। ये स्मॉल एंगल हो बड़ा एंगल हो सबके लिए सेम ही आती है। इसका फॉर्मूला जो आ जाएगा वो सबके लिए वैलिड है। ठीक है, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म जो अपन पढ़ेंगे वो सब स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए ही पढ़ेंगे, क्योंकि बड़े एंगल प्रिज्म के लिए बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूले बनते हैं। तो छोटे एंगल वाले प्रिज्म के हमारे कोर्स में फॉर्मूले आएंगे। चलो, तो ये चीज समझ में आई आपको। दो प्रिज्म एक ही डायरेक्शन में लाइट को बेंड कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़कर नेट बेंडिंग लिख सकते हैं अपन। डिविएशन जो नेट लिख सकते हैं वो इनका एडिशन लिख सकते हैं। ये आया कि नहीं बताओ, इज दिस क्लियर? चलो, ये क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। और अगर प्रिज्मा एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में रखे हो तो लाइक दिस, पहले प्रिज्मा ने लाइट को नीचे की तरफ बेंड करा सपोज, और दूसरे ने ऊपर की तरफ बेंड कर दिया, तो आप क्या करेंगे? नेट बेंडिंग कैसे निकालेंगे? टोटल कितनी बेंड हुई लाइट रे कैसे निकालेंगे बताओ? माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही। अब डिविएशन नेट जो हो जाएगा वो पहले प्रिज्म का डिविएशन माइनस दूसरे का कर देंगे, है ना। चलो, तो ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये नोट हो कर लो जल्दी से, हटाने वाला हूँ मैं, मुझे स्पेस चाहिए तो हटाऊंगा मैं। अगर दो प्रिज्म इस तरह से रखे कि उनके हेड उनके प्रिज्म एंगल एक ही साइड में है, तो दे विल एड अप डिविएशन, और अपोजिट साइड में डिविएशन सब्ट्रैक्ट कर देना। अच्छा, अच्छा देखो, हर प्रिज्मा कुछ डिस्पर्जन क्रिएट करता है। तुम चाहते हो कि नेट में तुम्हें कोई डिस्पर्जन ना दिखे, तो इसकी कंडीशन क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कि आपको टोटल डिस्पर्जन 0 दिखे।
क्या होना चाहिए इसकी कंडीशन बताओ। सर वो दोनों की डिस्पर्सिव पावर का सम 0 हो जाए। नो, डिस्पर्सिव पावर नहीं, सर डेविएशन का नेट 0 हो। एंगुलर डिस्पर्जन नेट 0 हो जाए, हाँ है ना। नेट में वॉयलेट और रेड का सेम एंगल ऑफ डिविएशन आ जाए, जितना वॉयलेट का बेंडिंग हुई उतना रेड की बेंडिंग हो जाए, समझे। जितना वॉयलेट की बेंडिंग हुई उतनी रेड की हो जाए, तो दोनों का नेट बेंडिंग अगर सेम हो जाएगी तो दोनों पैरेलल निकलेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में अपन पहला केस देखते हैं, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जिसमें डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, नो डिस्पर्जन, नो डिस्पर्जन बट डिविएशन। ऐसा प्रिज्म का कॉम्बिनेशन जिसमें डिस्पर्जन 0 हो रहा है उसे बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अगर कुछ ऐसा हो जाए दो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से कि नेट में जो वॉयलेट का और रेड का डिविएशन हो रहा है, रेड का नेट डिविएशन और वॉयलेट का नेट डिविएशन इक्वल हो जाए, इसका मतलब थीटा नेट 0 हो जाए, थीटा ये बोलते थे ना अपन एंगुलर डिस्पर्जन, ये 0 हो जाए, तो अपन बोलेंगे कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। मतलब मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि देखो व्हाइट लाइट आई, पहले प्रिज्म ने सेपरेट करा कलर्स को, ये वॉयलेट कलर गया, फिर ये दो ही कलर दिखा रहा हूं वॉयलेट और रेड, ठीक है। अब दूसरे ने भी इन्हें सेपरेट करा, तो रेड कलर मान लो ऐसा निकल रहा है, तो वॉयलेट भी इसके बिल्कुल पैरेलल निकल रहा है, दे आर पैरेलल, इनके बीच में एंगल नहीं है, दे आर पैरेलल। तो पैरेलल है तो हमारी आंखें तो उन्हें मिला देती है, ये एक्चुअली जो सेपरेशन आ रही बीच की बहुत कम होती है, तो हमारी आंखें पैरेलल बीम को तो मिला देती है, तो हमें नेट में डिस्पर्जन 0 दिख रहा है। आई क्या बात समझ में? व्हाट डू वी मीन बाय एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब डिस्पर्जन नेट 0, समझ में आई क्या बात? चलो, अब हमें डिस्पर्जन नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते लाइट रे बेंड जरूर हो, हम बेंडिंग कराना चाहते थे, ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया। हम लाइटर को घुमाना चाहते हैं, बेंड कराना चाहते हैं, पर उसके कलर सेपरेट नहीं करना चाह रहे। तो अभी नेट में देखो डिविएशन हुआ है, आप देख रहे हो डायग्राम में कि जो लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन थी वो ये थी, और अब इधर जा रही है। नेट में डिविएशन तो हुआ है पर डिस्पर्जन नहीं हुआ, नेट में डिविएशन तो हुआ है तो डिस्पर्जन नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ नो डिस्पर्जन बट डिविएशन। चलो, तो अब ऐसा कंडीशन क्या होगी, थीटा नेट 0 कब हो सकता है? मान लो पहले प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल था ए, दूसरे के लिए ए डैश। पहले प्रिज्म के लिए म्यू की वैल्यू थी म्यू वी, म्यू आर और म्यू येलो, दूसरे के लिए ये सारी डैश में थी, म्यू वी डैश, म्यू आर डैश और म्यू आई डैश। पहले प्रिज्म के लिए सारी चीजें मैंने ए म्यू वी म्यू आर म्यू आई मानी है, दूसरी में इन सबको डैश लगा के लिख दिया। अब थीटा नेट 0, इसका मतलब पहले प्रिज्म का थीटा शुड इक्वल टू दूसरे प्रिज्म का थीटा डैश, दोनों अपोजिट डायरेक्टेड है तो सब्ट्रैक्ट होना ही है वो। तो ये समझ में आया क्या? थीटा नेट 0 को क्या लिखा मैंने, थीटा इक्वल टू थीटा डैश, है ना, तो इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो थीटा तो क्या लिख सकता हूं, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। आप देखो ये डिफरेंस लोगे तो ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर आएगा, छोटे एंगल प्रिज्म के लिए, अपन छोटे एंगल प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो पहले प्रिज्म का जो डिविएशन आया वो लिखा अपन ने। नाउ दूसरे प्रिज्म का डिस्पर्जन क्या होगा, ए डैश इंटू म्यू ए डैश माइनस म्यू आर डैश। तो प्रिज्म एंगल का रिलेशन आ गया, व्हाट शुड बी द रिलेशन इन प्रिज्म एंगल, वो मिल गया, ए बाय ए डैश शुड बी इक्वल टू म्यू ए डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू बी माइनस म्यू आर। ए और ए डैश ये रेशो फॉलो करेंगे तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है। दिस इज अ कंडीशन टू ऑब्टेन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। आ रहा है क्या समझ में? दिस इज अ कंडीशन टू ऑब्टेन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तुमने यहाँ पे निकाला होगा ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आती है म्यू वी माइनस म्यू आर
अपॉन म्यू बाय माइनस 1। ठीक है, ये आपको ओमेगा मिला होगा। तो अगर आप केयरफुली देखो वहां पे, तो a बाय a डैश इज नथिंग बट ओमेगा डैश बाय ओमेगा इनटू म्यू y डैश माइनस 1 अपॉन म्यू y माइनस 1। दिख रहा है? ये लिखा है ना, इसको यूज करा मैंने। म्यू v माइनस म्यू r कैन बी रिटर्न एज ओमेगा इनटू म्यू y माइनस 1, तो ओमेगा इनटू म्यू y माइनस 1 और ऊपर ओमेगा डैश म्यू y डैश माइनस 1। तो ए रिलेशन इन ए डैश अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा डैश आर डिस्पर्सिव पावर्स ऑफ द मीडियम। चलो, अब मेरे से नमित पूछ रहा है ये सिलेबस में है क्या? बेटा सिलेबस में है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, है ना। ये जेई मेंस में आता है, एडवांस में नहीं है, जेई मेंस में आता है। निमित ऐसा पूछ के लो, लेकिन आप थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा बोरियत होगी इसमें, पर कोई इलाज नहीं, बोरियत होगी तो होगी। देखो, अच्छा, ईशान पूछ रहा है अगर दोनों मटेरियल सेम है तो दोनों का ए सेम होगा। यस, दोनों मटेरियल सेम है तो दोनों का ए सेम होना चाहिए, और ए सेम हो गया तो क्या होगा, नेटेड में डिविएशन भी 0 आएगा। हम नेट डिविएशन चाहते हैं, नेट डिविएशन अपन लिखेंगे दोनों के डिविएशन का डिफरेंस। पहले का डिविएशन होगा a इंटू म्यू वाई माइनस 1, दूसरे का होगा a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1, है ना। येलो का डिविएशन को अपन मीन डिविएशन बोलते हैं। अब तुमने अगर मटेरियल सेम ले लिए तो तुम्हें ये भी 0 मिल जाएगा। तो ऐसा तो चाहते नहीं अपन, हम तो चाहते हैं डिविएशन हो, बस डिस्पर्जन नहीं हो। तो अलग अलग मटेरियल लेना, अलग अलग मटेरियल लेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। सेम मटेरियल ले लोगे तो ग्लास स्लैब बन जाएगी एग्जैक्टली वो। ठीक है, चलो ये समझ में आया। एंड इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, ये देखो a डैश और a इधर मल्टीप्लाई करो तो ये ओमेगा और ओमेगा का रेशियो आ जाएगा, है ना। यहां से आप a इंटू म्यू वाई माइनस 1 कॉमन ले लो तो अंदर आएगा 1 माइनस a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1। ठीक है, तो ये ओमेगा बाय ओमेगा डैश बन रहा है। आप इस इक्वेशन को यूज करो तो यहाँ पे देखो ओमेगा बाय ओमेगा डैश बन रहा है, आ रहा है क्या? ये कॉमन लो तो a डैश बाय a डैश बाय a इंटू म्यू बाय डैश बाय म्यू वाई माइनस 1 वो हो जाएगा ओमेगा बाय ओमेगा डैश, है ना। तो इस तरह से भी रिलेशन लिख सकते हो। ये तो बहुत सारे तरीके लिखने के। तो हमने पढ़ा ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, ए और ए डैश का प्रिज्मा एंगल का रिलेशन क्या होना चाहिए, उस प्रिज्मा एंगल के रिलेशन को अपन ने डिस्पर्सिव पावर के टर्म में भी लिखा। फिर नेट में डिविएशन कितना आएगा वो भी निकाला। नेट डिविएशन होगा एक प्रिज्म का डिविएशन इंटू 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश। इस तरह से अपन ने पढ़ा। तो ये अपने पूरा पढ़ा ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या ये सब चीज क्लियर हो रही है? देखो अच्छे से। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन प्योरली फॉर्मूला बेस आते हैं। फॉर्मूले में डाटा रखना है, आंसर आ जाता है। तो एचसीबी में डिस्पर्जन दिया है, अलग से दिया है डिस्पर्जन, तो वो अलग से जो चैप्टर दिया है डिस्पर्जन वो कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरे पास एचसीबी रखी तो चैप्टर का नाम ही बता देता हूँ मैं आपको। देखो जस्ट सेकेंड, देखो डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रा चैप्टर 20 दे रखा है, चैप्टर 20। तो चैप्टर 20 बेसिकली इस पे बेस्ड है ना। एक अलग चैप्टर दिया है, उसमें मिलेंगे आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो बस ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको एक प्रिज्म का एंगल ऑफ डिविएशन दे दिया, एक प्रिज्म कितने एंगल से लाइट रे बेंड कर रहा है, दोनों के ओमेगा दे दिए, तो नेट में डिविएशन कितना आएगा इस सिचुएशन में वो निकाल सकते हैं। मतलब बस फॉर्मूले याद होना चाहिए और कर सकते हो क्वेश्चन। चलो, और ऑफ कोर्स पूरा ऑप्टिक्स वॉल्यूम 1 में दिया है। और जेई मेंस में आता है ये सब, तो जेई मेंस के लिए करना चाहिए अपन को। चलिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का पहला केस क्लियर देख लिया, इसमें कुछ भी डाउट?
व्हाट डू वी मीन बाय एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन? समझ में आ रहा है ना कि व्हाइट लाइट पैरेलल कलर से निकलना चाहिए तो अपन को व्हाइट जैसी दिखेगी। ओके, वेरी गुड। अब इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो फॉर्मूला याद रखना है बस, बाकी तो क्वेश्चन वगैरह आप कर सकते हो। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड अब एक तरह का और कॉम्बिनेशन होता है। अभी हमने पढ़ा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, इसमें क्या हुआ, डिस्पर्जन नहीं हुआ पर डिविएशन हो गया। कभी कभी हम चाहते हैं कि डिविएशन नहीं हो पर डिस्पर्जन हो जाए, डिविएशन नहीं हो पर डिस्पर्जन हो जाए। मतलब जैसे जो डायरेक्शन में व्हाइट लाइट आ रही थी ना, उसी डायरेक्शन में आपको बीच वाला कलर चाहिए। अब मेरे पास येलो कलर नहीं है, मैं ग्रीन दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन थी एग्जैक्टली इसके पैरेलल बीच वाला कलर मिला आपको, तो बीच वाला कलर मैं फिलहाल ग्रीन दिखा रहा हूँ, यू कैन इमेजिन कि दिस इज येलो, ठीक है। एंड बाकी कलर इसके आसपास एंगल पे मिले। ये देखो रेड कलर किसी अलग एंगल पे जा रहा है और ये वॉयलेट कलर किसी अलग एंगल पे जा रहा है। तो जो बीच वाला कलर है ना, मीन कलर, वो ओरिजिनल डायरेक्शन में जा रहा है लाइक दिस, और बाकी कलर सेपरेट हो रहे हैं। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन is called dispersion without deviation. Dispersion without deviation, इसे बोलते हैं डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। लाइट रे का डिविएशन नहीं हुआ है, बीच वाला कलर उसी डायरेक्शन में जा रहा है बट डिस्पर्जन हो गया है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन, डिस्पर्जन हो रहा है बट डिविएशन नहीं हो रहा। तो कभी कभी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट भी होती है। दिस इज केस सेकंड। फर्स्ट हैंड रेस कराए, कोई डाउट? फर्स्ट हैंड रेस कराए, कोई डाउट है क्या? नो, ओके बच्चों। फिर एनी स्पेशल नेम? नो, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, बस इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। सारे इमर्जेंट रेस इंसिडेंट रे के पैरेलल होंगे इसमें। नो अथर्व, सारे इंसिडेंट रे सारे इमर्जेंट रे इंसिडेंट के पैरेलल नहीं है। ओनली मीन कलर, मीन कलर मतलब येलो कलर, बीच का जो कलर है वो इंसिडेंट के पैरेलल है, और बाकी उससे एंगल पे, बाकी एंगल पे तभी तो डिस्पर्जन हो रहा है। अथर्व समझ में आ रहा है? अथर्व जैन, ओके वेरी गुड। चलिए तो फिर आगे बढ़ते। अब इसके कंडीशंस क्या होगी? डिस्पर्जन होना चाहिए, डिविएशन नहीं होना चाहिए। तो डिस्पर्जन नहीं होने की कंडीशन, सॉरी डिविएशन नहीं होने की कंडीशन लिखते हैं अपन, पूरे हटा देता हूं ना। चलो अब हमको डिविएशन नहीं चाहिए, तो नेट में डिविएशन 0 चाहिए। तो दोनों प्रिज्म के डिविएशन का डिफरेंस 0, क्योंकि एक दूसरे से उल्टे रखे तो डिविएशन का डिफरेंस 0 करेंगे। तो पहले का डिविएशन इक्वल टू दूसरे का डिविएशन, मतलब a इंटू म्यू वाई माइनस 1 should equal to a dash into mu y dash minus 1। तो यहाँ से a और a dash का रेशियो जो आ जाएगा आपकी बार हो जाएगा mu y dash minus 1 अपॉन mu y minus 1। ऐसे याद रखना है इसको। a और a dash का रेशियो अब ये आना चाहिए हमारे पास। आ रहा है समझ में? a और a dash का रेशियो क्या आएगा ये देखिए अपन ने। अब इसमें पूछे कि डिस्पर्जन कितना हुआ बताओ, तो नेट डिस्पर्जन किसी ने पूछा तो जाएगा पहले और दूसरे का डिस्पर्जन का डिफरेंस। पहले का डिस्पर्जन लिखेंगे a इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर, दूसरे का लिखेंगे a डैश इंटू म्यू ए डैश माइनस म्यू आर डैश, है ना। आप चाहो तो a इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर कॉमन ले सकते हो, तो अंदर आएगा 1 माइनस a डैश बाय a म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू बी माइनस म्यू आर। ये इक्वेशन बनेगी। ये हो गया पहले प्रिज्म का डिस्पर्जन का एंगल थीटा 1 माइनस a बाय डैश, a बाय डैश को ये लिख सकते हो, तो ये a बाय डैश उल्टा हो जाएगा, है ना। a डैश इसको उल्टा करो तो इसको उल्टा करके लिख देना, तो हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू बी माइनस म्यू आर। And this is ratio of omega. If you carefully observe, this is ratio of omega. 1 minus omega dash by omega.
because dispersive power was mu v minus mu r upon mu y minus 1, तो mu v minus mu r upon mu y minus 1 ये डिनोमिनेटर में ओमेगा है, ऊपर ओमेगा डैश है। आ रहा है समझ में? तो थीटा नेट, एक प्रिज्म का थीटा बताओ और दोनों के डिस्पर्सिव पावर बताओ, तो ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों प्रिज्म के एंगल्स का रेशो ये आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन में क्या डाटा दिया उस हिसाब से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो समझ में आ रहा है क्या सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म? देखो अच्छे से, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? चलो आयुष हैंड रेज कराए, इज देयर एनी डाउट? आयुष धाकड़, कोई समस्या? चलो शायद कोई डाउट नहीं है, ठीक है फिर ओके ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, डिस्पर्जन पढ़ा अपन ने, डिस्पर्जन में प्रिज्म के कॉम्बिनेशन भी पढ़े हमने। सर मीन रे इंसिडेंट के पैरेलल रहेगी या स्पेशल केस ओनली? नहीं, विदाउट डिविएशन का मतलब ही हो रहा है कि जो बीच वाली रे है वो इंसिडेंट के पैरेलल है ना। देयर इज नो डिविएशन, इसका मतलब ये है कि मीन रे इंसिडेंट के पैरेलल है। आयुष समझ में आया? डिविएशन नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि मीन रे इंसिडेंट के पैरेलल है। फिर पूछा है सर शिफ्ट इक्वल टू 0 नहीं कर सकते? कौन सा शिफ्ट बेटा? स्पर्श शिफ्ट का मतलब क्या बोल रहे हो आप? है ना, ये तो अपन प्रिज्म पढ़ रहे हैं, इसमें शिफ्ट कौन सी शिफ्ट लगा रहे हो? पहले पैरेलल रेज वाला? नहीं यार, मतलब कुछ अजीब सोच रहे हो आप, है ना, कुछ डिफरेंट गलत सोच रहे हो आप। चलो, इज दिस नोटेड? यस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रिज्म के कॉम्बिनेशंस वगैरह भी देख लिया अपन ने, ठीक है, तो प्रिज्म अपना कंप्लीट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हटा रहा हूं मैं, डिस्पर्जन अपना पूरा हो गया है, तो ये अपना पूरा डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ये काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ थोड़ा स्पेस है, इसी को यूज करके मैं आगे चीज बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने आज डिस्कशन करते करते हमने एक चीज समझी थी कि लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो भी अलग अलग कलर की अलग अलग होती है ना, लेंस की फोकल लेंथ भी अलग अलग कलर की अलग अलग होती है, ठीक है। मेरे पास एक डाउट आया, स्पीड ऑफ लाइट करना है क्या ऐसी वजह से? नो, वो वाला चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। तो हमने थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन में एक पॉइंट समझा था कि लेंस की फोकल लेंथ डिफरेंट कलर की डिफरेंट होती है। तो अगर मैं व्हाइट लाइट सेंड करूं लेंस पे, व्हाइट व्हाइट, तो व्हाइट लाइट में से वॉयलेट कलर जो होगा उसकी फोकल लेंथ कम होती है, तो वो पहले फोकस हो जाएगा लाइक दिस। रेड कलर जो होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, तो थोड़ा दूर फोकस होगा लाइक दिस। द फोकल पॉइंट ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर आर डिफरेंट। दिस इज फोकल पॉइंट ऑफ वॉयलेट, तो वॉयलेट की फोकल लेंथ अलग आएगी, एंड दिस इज फोकल पॉइंट ऑफ रेड, सो रेड की फोकल लेंथ ही अलग आएगी। देयर इज अ डिफरेंस इन रेड एंड वॉयलेट फोकल लेंथ। इस डिफरेंस को बोलते हैं अपन एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ लेंस कि अलग अलग कलर को अलग अलग जगह फोकस करती है, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन, एंड दिस डिफरेंस ऑफ लेंथ इसको बोलते हैं एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, एक्सियल क्रोमेटिक
एब्रेशन, दैट इज रेड की फोकल लेंथ माइनस वॉयलेट की फोकल लेंथ। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए अच्छे से, इसमें कोई डाउट? सर तो जब हम लेंस की फोकल लेंथ डिफाइन करते हैं वो येलो के लिए ही करते हैं सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। लेंस की फोकल लेंथ जो हम जब भी नॉर्मली अपन बात करते हैं ना, वो येलो की बात करते हैं। अच्छा, ये जो म्यू का डिफरेंस होता है ये बहुत कम होता है। ये ऐसा नहीं होता कि लेंथ बहुत डिफरेंस आएगी, रेड और वॉयलेट में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। जैसे येलो कलर की फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो रेड कलर की आ रही होगी 10.01 और वॉयलेट की आ रही होगी 9.99, ऐसा कुछ रहता है। मतलब बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। इतना कम डिफरेंस होता है जिसको तो अपन तो कैलकुलेशन में उससे ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में उससे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। बहुत जो प्रिसाइज डिवाइसेस होते हैं जैसे कैमरा, उसमें ये मायने रखेगी चीज। कैमरा में ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो वहां पे इमेज क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, वहां इमेज क्वालिटी खराब हो जाएगी, कलर्स अच्छे से नहीं दिखेंगे अपन को, है ना। तो बहुत जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें ये नहीं होना चाहिए, पर अपने कैलकुलेशन क्वेश्चंस में तो अपन चला सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस दिखाई। कॉन्केव की बात करें तो क्या होगा? कॉन्केव में क्या होगा? कॉन्केव में मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो रेड की फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, वॉयलेट की फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड कम होगा, पर इनमें माइनस साइन लगता है। तो कौन आगे कौन पीछे होगा बताओ? अगर कॉन्केव की बात करो ना, कॉन्केव लेंस, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे रेड कलर को आगे भेज दिया। कॉन्केव लेंस की बात करें तो उसमें रेड कलर का फोकल लेंथ पीछे और वॉयलेट का थोड़ा सा पास में होगा लेंस के, लाइक दिस। ऐसा कुछ सिचुएशन होती है कॉन्केव लेंस में। व्हाइट लाइट भेजी तो वॉयलेट कलर यहां से आते दिख रहा है और रेड कलर यहां से आते दिख रहा है। ये समझ में आ रहा है कॉन्केव लेंस का? देखो समझो अच्छे से, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, फिर आगे बढ़ते। तो अब ये दोनों लेंस अगर मिल जाए, ये दोनों लेंस मिल जाए, ये लेंस अपने ऑप्टिकल सेंटर से रेड को आगे भेज रहा है और ये अपने ऑप्टिकल सेंटर से रेड को पीछे भेज रहा है ना। तो दोनों मिल जाए तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों मिलकर रेड और वॉयलेट एक ही जगह पे फोकस करा दे। दोनों मिलकर रेड और वॉयलेट एक ही जगह फोकस करा दे। इन सम सिचुएशन इट इज पॉसिबल। आ रहा है क्या समझ में? ऐसा हो सकता है ना। इसकी वजह से रेड पीछे गया, इसकी वजह से रेड आगे गया, तो दोनों मिलकर रेड और वॉयलेट एक ही जगह पे आ जाए, है ना। दिस इज पॉसिबल। तो ऐसा लेंस बन सकता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस ऐसे बना देता हूं और उसको बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, वी कैन क्रिएट एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर दो लेंसेस रेड और दो लेंसेस कॉन्केव कॉन्वेक्स मिला दे जिनमें प्रॉपर्टी हो कि रेड और वॉयलेट की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्वल आ जाए। ठीक है, रेड की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और वॉयलेट की इफेक्टिव फोकल लेंथ इक्वल आ जाए, तो हमें ये प्रॉब्लम खत्म होते दिख जाएगी। ये होने के लिए जो कंडीशन आती है वो आती है ओमेगा बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 इक्वल टू 0। ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ओमेगा 1 क्या है? पहली लेंस की डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा 2 क्या है? दूसरी लेंस की डिस्पर्सिव पावर। f1 एंड f2 दोनों की मीन कलर मतलब येलो कलर की फोकल लेंथ है। तो ये कंडीशन फाइनली आती है। वो कैसे आएगी ये आप लोग चाहो तो निकालना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगाना पड़ता है, ये फॉर्मूला बन जाता है। और मैं बोलूंगा कि याद कर लो फिलहाल तो। ठीक है, बाकी आपको ढूंढोगे किताबों में मिल जाएगा आपको। फिलहाल तो मेरा सजेशन रहेगा कि इसे याद कर लो। समझ में आएगी कुछ बात? इस तरह का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लेंस का एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया? मीनिंग समझ में आया कि नहीं? व्हाट डू वी मीन बाय एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस?
सर वो जो कॉनकेव है उसके अंदर रेड वाला पीछे रहेगा ना? फिर से बोलो। कॉनकेव मिरर में रेड वाला पीछे रहेगा ना? मिरर नहीं है, ये लेंस है। हाँ लेंस। हाँ, रेड वाला पीछे, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है सर। हाँ, है ना। सो कंडीशन समझ में आ रही है? एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की कंडीशन, ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 0। ओमेगा क्या है? इनके डिस्पर्सिव पावर, और f1 f2 क्या है? इनकी फोकल लेंथ, मीन कलर की। और देखो डिस्पर्सिव पावर तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये ओमेगा तो पॉजिटिव होता है हमेशा, बीच में प्लस साइन है, ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो f1 f2 का साइन अपोजिट होना चाहिए। यहां से समझ में आ रहा है, f1 f2 का साइन अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक कॉन्वेक्स तो दूसरी कॉन्केव लेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ये इक्वेशन बता रही है कि फॉर ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वन शुड बी कॉन्केव एंड अदर शुड बी कॉन्वेक्स, लाइक दिस। ओके, फिर मेरे पास एक डाउट आ रहा है, स्पेक्टिकल्स में प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, स्पेक्टिकल्स में प्रॉब्लम होती है। अच्छी कंपनी के लेंस लोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो खराब लेंसेस आएंगे उनमें थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम होती है। पर देखो प्रैक्टिकली ये बहुत कम दिक्कत होती है, बहुत कम डिफरेंस आता है रेड और वॉयलेट की फोकल लेंथ में। तो ऐसा एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हमको हर जगह हमको कलर दिखने लगेगा, ठीक है? बहुत स्मॉल डिफरेंस आता है। वो तो बहुत अच्छे क्वालिटी के जब अपन डिवाइस बनाएंगे ना, उनमें इससे बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं, जैसे मोबाइल फोन में कलर करेक्शन, कलर सही नहीं आते, कभी कभी सामने दिख अलग रहा है, तुम फोटो खींचो तो उसमें कलर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है, उसमें सेंसर ढंग से काम नहीं कर रहा है ना। सेंसर काम जो कर रहा है, सेंसर ने जो कलर सेंस करा उसको सॉफ्टवेयर ने गलत समझ लिया। तो कुछ चीजों से इसे करेक्ट भी किया जा सकता है। चलो, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्पर्जन। ये पूरा चैप्टर जो 20 है वो अपन ने देख लिया, जितनी अपन को जरूरत थी। एंड दिस इज ओनली फॉर जेई मेंस। जेई मेंस में इसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग अब चैप्टर 20 को अच्छे से थ्योरी एक बार फिर से पढ़ना, अच्छे से समझना, और फिर क्वेश्चंस करिएगा उसके, ठीक है? समझ में बात? ओके, चलिए। तो इसी के साथ अपना डिस्पर्जन वगैरह सब खत्म। तो ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के बाकी सारी थ्योरी खत्म। इतना ही अब डिसाइड हुआ था करने के लिए, तो आज अपनी थ्योरी खत्म हो गई है। अब अपन एससीबी का डिस्कशन वगैरह कर लेते जो बचा हुआ था अपना, ठीक है? चलो, तो बोर्ड पे सब चीजें हटा दूं कि रहने दो अभी? क्रिश पूछ रहा है अब्रेशन पढ़ा दीजिए। बेटा अब्रेशन आप लोग एक बार खुद पढ़ो पहले, अब्रेशन पूरी थ्योरी है, तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो जो दिक्कत है वो पूछना, है ना। अब्रेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें सारी सी थ्योरी है, जिसमें दो अब्रेशन तो पढ़ाई थी आपको। व्हाट इज क्रोमेटिक अब्रेशन, ये भी पढ़ा अपन ने। व्हाट इज स्फेरिकल अब्रेशन, वो भी पढ़ा है आपने, ठीक है? तो वो आप लोग खुद से पढ़ो, जेई वेई में आता नहीं है, बहुत रेयर उस पर कुछ मैंने तो देखा ही नहीं क्वेश्चन आया हुआ है ना। जो काम के क्वेश्चन आते हैं वो स्फेरिकल और इस पे आते हैं, वो देख लिया अपन ने, ठीक है? और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अब मेरे पास बहुत सारे बच्चों के बहुत डाउट आ रहे हैं, जैसे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कुछ पूछा जा रहा था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या पूछते थे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कब लेने वाले हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बाद में लेंगे अपन। विच बुक डू यू रिकमेंड आफ्टर एससीबी? तो एससीबी करो, उसके बाद मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 11 के टॉपिक भी रिवाइज करो। अब पूरा फुल फ्लेजली 12 चालू होने वाला है, तो फिर 11 का रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो 11th में जिसको जो वीकनेस हो खत्म कर लो। 11 की सबकी एससीबी कंप्लीट होना चाहिए, पूरे मॉड्यूल कंप्लीट होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी मिली हो आपको एलएन से सब पूरा करो, है ना। मॉड्यूल में एक एक क्वेश्चन आपको, सारे इलस्ट्रेशन, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी कॉर्नर के क्वेश्चन, हर चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद डीसी पांडे कर सकते हो फिर। चलो, अब बहुत सारे मेरे पास डाउट आ रहे हैं। बीएम शर्मा है, वो कर सकते हो, है ना। अब मेरे पास एक नंबर ऑफ इमेजेस प्लेन मिरर कैसे निकालते हैं वो भी डाउट आ रहा है, तो वो अपन देख लेंगे। 11 का रिवीजन कैसे करना है? तो 11 का रिवीजन बताया आपको कि मॉड्यूल पूरा करो, एससीबी पूरी करो, वो हो जाए तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 2 3 4 कर लो, या डीसी पांडे कर लो, है ना। कुछ कंप्लीट कर लो, मतलब कोई बुक आपकी पूरी हो जानी चाहिए एससीबी के बाद भी, ठीक है? मेरे पास डाउट है 1 2 3 4 बीएम शर्मा में कौन सी पहले करे। देखो बीएम शर्मा में क्वेश्चन खूब सारे हैं, वो बच्चों से पूरी हो नहीं पाती है,
तो 1 2 3 4 विल बी बेटर, क्योंकि 1 2 3 4 में क्वेश्चन डुएबल नंबर में है, और 1 2 उसमें इतना सब करने के बाद 1 2 3 4 सफिशिएंट है। बीएम शर्मा में क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा है, अगर आप कर पाओ तो वो भी ठीक है। ठीक है, चलो, तो वो आप पे डिपेंड करेगा, पर जो भी बुक उठाओ उसको पूरी सॉल्व करना है, 100% सॉल्व कर डालना है आपको, ये ध्यान रखना है ना, 100% पूरी सॉल्व करना चाहिए। और कोई डाउट? डेडलाइन क्या होनी चाहिए? डेडलाइन देखो, हर अभी जैसे 12th चालू हो जाएगा तो हर 3 हफ्ते में आपका टेस्ट होता है, उन 3 हफ्ते के जो टेस्ट में 11 का कुछ सिलेबस आएगा, तो जो 11 का सिलेबस आ रहा है ना, वो वाले टॉपिक आपको पूरे आ जाने चाहिए, ये आपका टारगेट रखो आप, तो है ना। अभी कुछ भी वीकनेस है, जैसे एससीवी मॉड्यूल, इसमें से कुछ भी बचा हो तो अभी पूरा कर लेना चाहिए 11 का। ठीक है, तीनों टॉपिक, तीनों फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों का, है ना। केमिस्ट्री में जो बुक सजेस्ट करते हो वो करना, ऑफकोर्स फिजिक्स में जैसे एससीबी तो वहां जो वो बोलते हो वो करना। तो मटेरियल पूरा कर लो अभी अच्छे से, सारे थ्योरी के पॉइंट्स अच्छे से कर लो, उसके बाद 12th के साथ साथ 11 के जो टेस्ट में टॉपिक्स आते हैं वो करते जाना। ठीक है, तो ये डेडलाइन हो सकती है अपनी। चलो ठीक है, इतना सब डिस्कशन कर ले अब एससीबी का। एससीबी का हमने ऑप्टिक्स के डिस्कशन की बात करी थी, तो शुड वी स्टार्ट? एससीबी करी है ना आपने? यस। कुछ बच्चे बोल रहे हैं डन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अभी हुई नहीं है, तो ठीक है भैया, जिसकी हो गई है वो डाउट पूछ लो, जिसकी नहीं हुई है वो बाद में पूछ लेना, है ना। आपको बाद में पूछने का मना तो करा नहीं हमने, और जिन्होंने कर ली है तो उनके अभी डाउट बता देते। तो एससीबी में टोटल 79 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। तो फर्स्ट पेज एक्सरसाइज में फर्स्ट पेज पे 8 क्वेश्चन है, 8 में कोई डाउट? हाँ हसनैन बिल्कुल सही, पूछ सकते हो। पहले पेज पे 8 क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट? कोई भी नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज। एससीबी में हमेशा एक्सरसाइज पहले करना चाहिए, बाद में ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं एससीबी के ज्यादा अच्छे है वो, उसमें अगर टॉपिक बच्चों को आता है तभी वो ऑब्जेक्टिव ढंग से कर पाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव गलत गलत करता है बच्चा हमेशा। तो इसलिए पहले हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए एससीबी में, बाद में ऑब्जेक्टिव करना चाहिए। तो बताओ 14 तक कोई डाउट? 14 तक कोई डाउट नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। उसके बाद 21 तक, क्वेश्चन नंबर 21 तक। 13 converging mirror M1 and a point source as and a diverging mirror M2 are arranged shown in the figure. The source is placed at distance 30 cm from M1. The focal length of each of the mirrors is 20. Consider only the images from the maximum two reflection. If from the one image is formed at the source itself, find the distance between the two mirrors and find the location of image formed by single reflection from M2. कोई एक इमेज सोर्स पे बन रही है, तो सोर्स पे बनने के लिए देखो, क्या कॉन्वेक्स मिरर सोर्स पे इमेज बना पाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही बना पाएगा वो, है ना। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो M1 पे पहला रिफ्लेक्शन हुआ, फिर M2 पे दूसरा हुआ, और सोर्स की इमेज सोर्स पे बन जाए, या पहले M2 पे रिफ्लेक्शन लो, फिर उससे M1 पे रिफ्लेक्शन लो, फिर सोर्स की इमेज सोर्स पे बन जाए। तो दोनों केसेस से आप कर सकते हो यार। ठीक है, इसमें डाउट क्या है? अथर्व यू आर फ्री। अरे 13 जिसका डाउट था उसको समस्या क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 जिसका डाउट था माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो यार, टाइम मत लगाओ, जल्दी पूछो। क्या बात है यार, पूछना ही नहीं क्या? ओके अब आ गया, वेरी गुड। चलो फिर 21 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 21 तक, क्वेश्चन नंबर 21 तक कोई भी नहीं है। चलो 20, उसके बाद 27 तक, 27 तक नो, फिर 29 आया मेरे पास।
38 तक जो भी डाउट है भेज दो, मेरे पास 29 आया है। Light is incident from glass to air. Sketch the variation of angle of deviation delta with the angle of incidence for 0 to 90. थ्योरी पढ़ी है अपन ने क्लास में, है ना। लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल से पहले कर्व कुछ ऐसा बनता है, आफ्टर क्रिटिकल एंगल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये तो अपन ने क्लास में पढ़ा है, याद आ रहा है क्या स्पर्श? ओके चलो, उसके बाद 30 नंबर आया डाउट मेरे पास। 30, लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू वाटर, फाइंड द रेंज ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन फॉर विच देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। रेंज ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन जिससे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिले, तो 0 टू π/2 - c। याद करो थ्योरी में 0 टू π/2 - c में हमको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल सकते। इफ यू रिमेंबर दैट ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस, और ये रेंज होती है ये डिविएशन की जिसमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आता है π/2 - c। तो 0 to π/2 - c is the range of angle of deviation for two angle of incidence. Is it clear? सोहम बोल रहा है हमको ये ग्राफ नहीं पढ़ाए थे। सोहम आपको तो मैंने ही पढ़ाया था ना ये, आप वही सोहम हो ना? वो दूसरा है, अच्छा चलो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ कहीं पे अगर मेरे पढ़ाए हुए अगर लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग हो मेरे पास तो मैं देखूंगा, ऑप्टिक्स की अगर हो तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। और नहीं हुई तो फिर आप बाकी बच्चों की कॉपी से देख लेना, ठीक है। बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट करना, वो अपनी कॉपी आपको पीडीएफ या उसका फोटो वोटो भेज देंगे तो उससे देख लेना, ठीक है। चलो उसके बाद ये हो गया हमारा 30 के बाद 38 तक। हाँ दिवेश समझ गया मैं। 38 तक कोई डाउट? 39 आया, 38 तक 39, वेरी गुड। 38 तक क्वेश्चन में 39 डाउट है, अच्छा। समस्या क्या है इसमें? बड़ा सारा क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट्स है, तो कुछ तो डेफिनेटली हो ही गए होंगे। तो 39 में समस्या क्या है ये बताओ। पहला पार्ट आ गया, पहला पार्ट आ गया क्या? जो लाइट रे आ रही है करीब करीब 45 डिग्री के एंगल पे तो आएगी, तो म्यू दे रखा है 2, तो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये तो टीआर करेगी प्लेन सरफेस पे, है ना। तो प्लेन सरफेस पे टीआर तो हो गई, क्योंकि देखो जो सीधी सीधी लाइट आ रही है 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है, जो अलोंग द रेडियस आ रही है वो 45 डिग्री के एंगल पे, और दूसरी उसके बहुत क्लोज है, उनका एंगल भी नियरली 45 ही होगा, तो नियरली 45 ही होगा विथ नॉर्मल। तो लाइट रे जो भी आने वाली है प्लेन सरफेस पे 45 से बड़े एंगल पे आने वाली है, तो डेफिनेटली टीआर तो होगा ही होगा। ये समझ में आया क्या? चलो फिर आगे क्या बोला उन्होंने, बी पार्ट, इसमें एक और चीज लिखी, आर द रेस टोटली रिफ्लेक्टेड द प्लेन सरफेस? यस। बी पार्ट, फाइंड द इमेज फाउंड बाय रिफ्लेक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। तो पहले कर्व सरफेस पर रिफ्लेक्शन से इमेज क्या बनेगी वो निकाल सकते हो, म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। और यू जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी से राइट आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो इन्फिनिटी डाल देना, तो उससे बी जो आएगा वो निकालना। और फिर नीचे प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, तो जो कर्व ने इमेज बनाई वो प्लेन सरफेस उसकी रिफ्लेक्शन से फिर इमेज बनाएगा, तो प्लेन सरफेस को मिरर जैसा ले लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? प्लेन सरफेस से इमेज क्या बनेगी वो ले सकते हैं अपन थर्ड पार्ट रिफ्लेक्शन में, ठीक है। फिर डी में पूछा ट्रेस क्वालिटेटिवली द फाइनल रेज एज दे कम आउट फ्रॉम स्फीयर। तो चलो मेरे को थोड़ा बहुत याद है इसका आंसर, ये शायद ऐसा होता है कि है ना 2R पे इमेज आती है, 6 सेंटीमीटर पे इमेज आती है। देखो बच्चे पूछ रहे प्लेन सरफेस पे मिरर का लगा है, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखना ध्यान से, वो जो हमें सिस्टम दिया है वो ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ कन्वर्ज होगी, म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर, आर इसका प्लस हो जाएगा,
तो ये v जो आने वाला है देखो 2r आ रहा है सॉल्व करके, यहाँ से v 2r आ रहा है, 2r आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट से 2r हो जाएगा, ये जो पूरा स्फीयर होता है उसके इस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। अब इस सरफेस पे टीआईआर हो रहा है लाइट का, तो ड्यू टू टीआईआर, अगर मैं लाइट रे दिखाऊं आपको, ड्यू टू टीआईआर ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो जो यहाँ कॉन्वर्ज होने वाली थी ना वो इस पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाएगी, जो यहाँ कॉन्वर्ज होने वाली थी वो इस पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। ये मिरर जैसा काम करेगा टीआईआर की वजह से, तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ बन जाएगी, समझ में आया? यहाँ इमेज बनेगी, तो यहाँ से फिर लाइट रे आगे स्प्रेड होगी, रे डायग्राम भी बन गया। चलो वेरी गुड, सबको क्लियर है। 39 क्वेश्चन हो गया। 47 तक और कोई डाउट? 47 तक और कोई डाउट? 45, 46. Solve the previous problem if the paper weight is inverted on its plane so that the spherical surface touches the paper. तो स्फेरिकल सरफेस नीचे टच कराना है, तो स्फेरिकल सरफेस के जस्ट नीचे अपने वो होगा, जो भी लिखा हुआ है जस्ट चिपका हुआ है, तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो पाएगा वहां पे, बस है ना। अब जो क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ है आपके पास कि ऐसा पेपर वेट रखा हुआ है हेमिस्फेरिकल शेप का, ठीक है, और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ से आने वाली लाइट रेज प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, तो प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना और आपको कहाँ दिखेगी बता देना, समझे? 45 है ना, तो कितना उठे हुए दिखेंगे वो समझ में आ जाएगा आपको। क्या पूछा है? हाइट अबोव द पेज विल द प्रिंटेड लेटर नियर द सेंटर अपीयर टू ऑब्जर्वर। तो इसमें 3 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 3 बाय म्यू, बाहर से देखने पे 3 बाय म्यू डिस्टेंस लगेगी। म्यू कितना दे रखा है उन्होंने? ग्लास का बोला होगा ना, ग्लास ही होगा और क्या, कुछ बोला नहीं, ग्लास मान लो, तो 3 बाय म्यू मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखेगा, ठीक है। चलो उसका 46, a hemispherical portion of the surface of a solid glass sphere of radius r is silvered to make the inner side reflecting. An object is placed on the axis of the hemisphere at a distance 3r from the center of the sphere. The light from the object is reflected at the unsilvered part, then reflected from the silvered part, and again reflected from the unsilvered part. Look at the final images formed. तो इसमें डाउट क्या है? 46 में समस्या क्या है पहले ये बताओ, कैसे करा आपने ये बताओ मुझे। 46 जिसका डाउट था थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि आपने कैसे कोशिश करी, क्या करा आपने, बताओ जरा। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? एक स्फीयर है, उसकी एक सरफेस सिल्वर्ड कर दी, तो पहले इस कर्व, पहले ऑब्जेक्ट का रखा उन्होंने 3r पे रखा है, 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। जिसका डाउट है 46, कैन यू एक्सप्लेन कि क्या करा आपने? डाउट था अर्नव बताओ क्या डाउट था इसके अंदर? माइक ऑन करके बता सकते हो तो बताओ। देखो डिस्कशन का मतलब 2 वे होता है हमेशा, हाँ, तो अगर आप नहीं बताओगे कि क्या दिक्कत है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। माइक ऑन नहीं हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? माइक ऑन तो कर सकते हो आप। अर्नव आपका माइक ऑन है, बोलिए। अरे टाइप करके बता दो क्या करा था। चलो करना कैसे, फिर से एक बार आइडिया दे देता हूँ। स्फीयर के सेंटर से 3r पर ऑब्जेक्ट है, तो पहली कर्व सरफेस से 2r पे ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो पहली कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन कराना, 2r पे ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज क्या बनेगी वो निकालना। वो जो भी इमेज आएगी उसकी सेकंड कर्व सरफेस जो मिरर है उसने इमेज क्या बनाई वो ढूंढना, उसके पोल से डिस्टेंस क्या होगी देख लेना,
तो उसने इमेज का बनाई, मिरर फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। वो जो भी इमेज आई उसकी फिर वापस से कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। 3 बार चीजें करना पड़ेगी। एक दो पहले कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन होगा, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे आपको इमेज निकालना पड़ेगी। ठीक है। और इफेक्टिव फोकल लेंथ इसमें नहीं कर पाओगे बिकॉज द सर्फेसेस आर नॉट क्लोज। हियर में डिस्टेंस है 2r बिटवीन द फर्स्ट कर्व सरफेस एंड द मिरर, तो आप इसको इफेक्टिव फोकल लेंथ से नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास पास में नहीं है सरफेस। समझ में आ रही बात अर्नव? ओके, चलिए फिर 56 तक कोई डाउट? आगे 56 तक आ जाते हैं। सर हाँ सर जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर यूज करते हैं कि जैसे लेंस लगा दिया, फिर हाँ। कुछ डिस्टेंस बाद अपन ने एक मिरर लगा दिया और फिर v और u वगैरह कैलकुलेट करो, तो सर उसमें जो v और u जो अननोन क्वांटिटी अपन रखते हैं उसको साइन के साथ रखते हैं कि बिना साइन के साथ रखते हैं? क्योंकि सॉल्यूशंस में मैंने देखा है कई जगह उन्होंने साइन के साथ रखा हुआ है, कई जगह उन्होंने बिना साइन के साथ रखा हुआ है। देखो, आपको समझ में जो आ जाए वैसे करो, है ना। दोनों ही पॉसिबिलिटी है, दोनों चीज कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है कि ऐसे ही करना चाहिए, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो आपको सही करना सही चीज है, बस ये ध्यान रखना। इफ समथिंग इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव तो उसको पॉजिटिव मान के करना। ठीक है। और सर तो इसमें जैसे हाँ कभी अपन लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं कि f/f+u, तो हाँ उसमें एक बार मेरी कभी इक्वेशन आ रही थी f/f+6 इक्वल्स f/f+16, तो अब इसमें मैंने u को विदाउट साइन रखा था, या नहीं, f को विदाउट साइन रखा था। हाँ ठीक है, चलेगा। तो सर हाँ, f+6 बराबर f+16, तो ये तो अजीब सा आ गया ना, तो वो माइनस साइन रखेंगे तो सही आ जाता है उससे आंसर। नहीं नहीं, आपने मैग्निफिकेशन दोनों केस में एक दूसरे का उल्टा आ रहा होगा, हाँ इक्वेशन गलत नहीं, बनेगी आपकी। उल्टा नहीं सर, एक का मैग्निफिकेशन माइनस था, एक का पॉजिटिव था। हाँ, तो आपको इसमें फिर पता है ना, मैग्निफिकेशन एक का प्लस एक का माइनस है, तो दो चीजों जिनका साइन ही अपोजिट है उनको इक्वेट कैसे कर सकते हो? समझे? यू कैन नॉट इक्वेट +4 विथ -4, तो आपने गलत ही स्टार्टिंग ही गलत करी। तो सर वो मतलब हर बार देखना पड़ेगा कि साइन लेना है कि वो? थोड़ा मतलब थोड़ा दिमाग तो ओपन रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक। चलो। अब बच्चे बोल रहे लेंस वाला पार्ट नहीं करा है एससीबी का, चलो कोई बात नहीं। लेंस वाला पार्ट नहीं करा है तो कोई बात नहीं। तो अब एक काम करिएगा, आज तो देखो अपनी लास्ट क्लास थी, मतलब अभी एडवांस की लास्ट क्लास थी, इसके बाद से अब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन चालू करेंगे, तो कोई बात नहीं। जो बाकी के डाउट है, जो भी बच्चों के, वो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। मेरे पास एक डाउट आ रहा है 75 सर हाँ, और मेरे पास बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे हैं, ये कब होगा, वो कब होगा, ये सब चीज कब होगी, वो सब चीज कब होगी। तो विथ टाइम सब हो जाएगी, आप आपका पढ़ने पे ध्यान दो, ज्यादा सोचो मत, जो काम दिया जा रहा है बस वो करो। अभी ऑप्टिक्स हुआ है, ऑप्टिक्स की थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो, ऑप्टिक्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चन करो ऑप्टिक्स के ज्यादा से ज्यादा, 11th के टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो, बस इन पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है सर हाँ सर वो 54 वाला क्वेश्चन में मेरा आंसर तो आ गया है, पर उसमें हाँ पूछा है कि SHM कर रहा है पार्टिकल, तो ठीक जो है कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो हाँ कॉन्वेक्स लेंस में उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो हम्म मैंने इसमें तो जो रियल ऑब्जेक्ट कर रहा था उसके एम्पलीट्यूड निकाले दोनों, और उससे एवरेज लेके आंसर तो मेरा आ गया। पर हम्म सर जो कॉन्वेक्स लेंस होगा ना, तो हम्म कॉन्वेक्स लेंस में उसका जो मेन पॉइंट होगा, वो दोनों तरफ एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं आ रहे, मतलब जो मेन पॉइंट है वो उससे। क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा क्वेश्चन बोला? 54। 54, अच्छा ठीक है। हाँ Particle exit simple harmonic motion of amplitude 1 centimeter along the principal axis of convex lens of focal length 12. The mean position of oscillation 20 centimeter from the lens. Find the amplitude of oscillation of the image of the particle. ठीक है, तो इसमें समस्या क्या थी आपको? ये तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मोशन है ना, तो v by u का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर एवरेज तो मैंने ले लिया और उससे आंसर भी आ गया, पर वो जो इमेज SHM करती है कि नहीं, इमेज हाँ उसकी इमेज SHM करती है क्या सर? क्योंकि SHM में तो दोनों हाफ इक्वल आते हैं ना, हाँ, तो मतलब इक्वली आएंगे पॉजिटिव। इनमें भी। नहीं सर, अगर 1 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है।
मतलब सिलेक्ट करो इतना, चला लो उसको, मतलब ठीक है, ये मतलब हाँ सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पर उसको चला लो, मतलब इतना सा छोटा सा डिफरेंस है इसलिए चला लो, है ना। हाँ सर, ओके सर, ओके ठीक है ठीक है सर। चलो, फिर 77 डाउट आया था, 76 भी आया था। 76 में क्या है, एक गन फायर करी थी, इसमें अपने मॉड्यूल में सॉल्यूशन है इसका, आप इसमें देखना कि कॉन्केव मिरर से बुलेट जब फायर करिए तो कॉन्केव मिरर रिकॉइल होगा, है ना, तो उसकी रिकॉइल की वजह से वेलोसिटी आएगी, तो मिरर की भी वेलोसिटी है, उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की क्या है वो निकालना, उसके रिस्पेक्ट में फिर इमेज की क्या आएगी वो निकालना, और जस्ट बुलेट फायर करी तब पूछा है आपसे, पूछा कब है, जब जस्ट बुलेट फायर करिए, तो जस्ट फायर करने की सिचुएशन पे क्या होगा कि बुलेट इज नियर टू पोल, तो जब ऑब्जेक्ट नियर टू पोल होता है तो इमेज भी नियर टू पोल बनती है और v बाई यू 1 हो जाता है ना, तो मैग्निफिकेशन 1 ले लेना, उसके साथ v बाई यू का होल स्क्वायर फॉर्मूले में लगेगा आपको, तो v बाई यू प्लस 1 ले लेना, ठीक है। चलो, तो v बाई यू तो 1 आ जाएगा। अब मिरर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो देखना, तो सेम विथ नेगेटिव साइन, मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज की स्पीड आएगी और उसमें मिरर की वेलोसिटी ऐड कर लेना, क्योंकि मिरर भी मूव कर रहा था, तो आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो फिर 77 का भी, 75 का ए भी बता दूं, 75 का ए, 75 के ए में क्या हो रहा है कि मिरर नहीं कर रहा है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर रेस्ट और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी तरफ 75 के ए में, ठीक है, तो आप तो कर सकते हो, ये तो क्वेश्चन फॉर्मूला लगाना है बस। और बी पार्ट में क्या होगा, बी पार्ट तो मेरे से कल किसी ने डाउट भी पूछा था, बी पार्ट का आंसर गलत था, हाँ इसमें दिक्कत आई थी कि आंसर में मिस्टेक है, इसके आंसर में बीच में प्लस आएगा, 75 के बी में बीच में प्लस आएगा, ठीक है। कल ही किसी बच्चे का मेरे पास डाउट आया था, तो यही चीज निकल रही थी उसमें, इसका आंसर में मिस्टेक है, आ रहा है समझ में, अब हो जाएगा क्या, ओके, बीच में प्लस आएगा उसमें, है ना, बाकी सब सही कर रहा है बच्चा, बच्चे सही करते हैं इसको, पीछे कुछ गलत ही है सर। चलो हाँ सर जो हम वो भी एसएचएम वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हाँ तो सर उसमें सर ये पॉइंट हो रहा था कि जो इमेज का एसएचएम होगा वो उसका इक्वल हाफ नहीं आएगा दोनों तरफ, तो सर मैं सर मतलब ये डाउट था कि जो इमेज जो एसएचएम कर रही होगी उसका जो मीन पोजीशन होगा वो ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन के मीन पोजीशन की इमेज से अलग होगा ना। मीन का मतलब होता है जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, ये तो जब सर का एक्सेलरेशन 0 आएगा, इमेज का भी 0 आने वाला होगा उस सिचुएशन में, है ना, तो वो देख लेंगे अपन। नहीं तो सर जो ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन होगी ऑसिलेशन की, उसकी जो इमेज होगी वही इमेज के ऑसिलेशन की मीन पोजीशन होगी क्या? हाँ ऐसा मान लेंगे, क्योंकि इसी समय इमेज की वेलोसिटी भी आई थिंक मैक्सिमम आएगी, वो देख लेना मैक्सिमम कहाँ आएगी, वो मीन पोजीशन हो जाएगी, ओके सर, ठीक है। चलो ओके वैसे आप अच्छी चीज छेड़ रहे हो वैसे, मतलब इस पे बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है अगर इसको थोड़ा डिटेल में बनाया जाए, ठीक है, पर सर, अभी क्योंकि सर मैंने ऑब्जर्व किया था कि थोड़ा डिफरेंस आता है, वो एग्जैक्टली वैसे बैठता नहीं है। एग्जैक्टली नहीं आएगा, सही बात है, एग्जैक्टली मीन वो नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा, यस यू आर करेक्ट, है ना, तो बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, पर इस क्वेश्चन में वो इतना चाह नहीं रहा आपसे, इस क्वेश्चन में तो सिंपल एवरेज कर देना है ना। ओके सर। चलो और कोई डाउट, 36 के आंसर में मिस्टेक है, 36 देख लेता हूँ क्या है, 36 का आंसर म्यू लेस देन √2 दिया है, तो 36 का क्वेश्चन क्या था, 36 a light ray going through a prism with the angle of prism 60 degree is found to divide by 30 degree, what limit on the refractive index can be put from this data। हाँ तो ये उन्होंने पूरा सही नहीं दिया आंसर, ये मैक्सिमम मैं अपने क्लास में करा ही है ना, हाँ लोअर लिमिट नहीं करी थी इन लोगों ने, तो इनका मिस्टेक नहीं बोल सकते, 100% सही नहीं ऐसा बोल सकते, ठीक है। चलो फिर उसके बाद 75 का बी पार्ट, 75 का बी पार्ट, 75 के बी पार्ट का सॉल्यूशन देखो, कल ही एक बच्चे ने मुझे करके भेजा था, तो बिल्कुल सही भेजा था, शायद अथर्व ने करा था, अथर्व नाम था, है ना, अथर्व ने, तो मैं काम करूंगा, अथर्व का सॉल्यूशन आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। ये काम करते एक है ना अपना डिस्कशन ग्रुप अभी आपका पहले बैचेस चेंज हो जाए तो फिर उसके बाद करेंगे,
अथर्व का सॉल्यूशन आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है, तो आप उससे देख लेना। अथर्व ने सही करा था। चलो, और कोई डाउट? और कोई डाउट? सर ऑब्जेक्टिव 1 का 10। हाँ बोलो। सर जो 76 क्वेश्चन है ना, उसका सिर्फ आउटलाइन बता दो, मतलब कैसा, किसको स्टेशनरी मानना है, वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला है, वो मेरा टर्म बहुत बड़े फंस गए, तो सिर्फ आउटलाइन बता दो एक। 76 अभी तो करा था अपन ने। रिलेटिव नहीं क्या, सर। यहाँ बुलेट मिरर भी मूव कर रहा है, जब बुलेट फायर करेंगे तो मिरर रिकॉइल होगा, हाँ है ना, तो मिरर की भी वेलोसिटी है, मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की क्या है वो निकालना, हाँ है ना, और फिर मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज क्या आ जाएगी, और फिर उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेना। और बुलेट फायर करते से ही पोल पर ही है, तो पोल पर ही बुलेट है, तो पोल पर ही उसकी इमेज होगी, v/u विल बी 1, मैग्निफिकेशन विल बी 1, ठीक है। ओके। चलो, सो एक आया ऑब्जेक्टिव 1 का 10। ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया, 10 ये रहा। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f. The intensity on the other side of lens is maximum at a distance. इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है? 2f पर ही मैक्सिमम होगी। कन्वर्जिंग लेंस से 2f पर ऑब्जेक्ट रखो तो इधर 2f पर इमेज बनती है, 2f वाले पॉइंट पर ही सबसे कम एरिया में सबसे ज्यादा एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही, तो वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी, तो इसका आंसर 2f होना चाहिए, सिंपली सॉन। सर आंसर इसमें बी दे रखा था। आंसर बी सी दे रखा है। तो सी तो है। ठीक है, हाँ तो मैंने गलत देखा सर, सॉरी। चलो कोई नहीं, ओके। ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, μ1 μ2 ऐसे अलग अलग मीडियम कुछ दिख रहे हैं अपन को। शोज 3 ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 या पॉइंट्स ऑब्जेक्ट O इज प्लेस इन द मीडियम μ2, ठीक है। द एंटायर मीडियम ऑन द राइट ऑफ द स्फीयर सरफेस μ1, द, ठीक है, द इमेज फॉर्म एट O डैश, एक मिनट, दो इमेजेस बनेगी इसमें तो यार, ऊपर रिफ्रैक्शन से अलग जगह इमेज बनेगी, नीचे रिफ्रैक्शन से अलग जगह इमेज बनेगी, ठीक है। मतलब इसमें डाउट क्या है? दी हुई सिचुएशन में ऊपर की जगह पे रिफ्रैक्शन से इमेज जो होगी वो अलग लोकेशन में, नीचे की जगह से अलग लोकेशन पे, तो एक की वजह से O डबल डैश पे, एक की वजह से O डैश पे दो इमेजेस आएगी। आंसर डी। निमित समझ में आ रहा है? नहीं, क्यों कौन साइड होगी बेटा? ऊपर रिफ्रैक्शन, ऊपर मीडियम अलग है तो ऊपर का रिफ्रैक्शन अलग तरह से होगा, नीचे का रिफ्रैक्शन अलग तरह से होगा। ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो ऊपर वाली सरफेस पे टकराएगी वो अलग जगह कन्वर्ज होगी, नीचे वाली सरफेस से अलग जगह कन्वर्ज होगी, समझे? चलो चलो, तो एक काम करते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम भी ओवर ही हो रहा है, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो फटाफट अगर और कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, है ना, इसका ही एससीवी का, अदरवाइज फिर अपन क्लास फिर ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन 1, ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 1। If the light moving in a straight line bends by small but fixed angle, it may be case of रिफ्लेक्शन से भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन से भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन से भी हो सकता है, डिस्पर्जन नहीं, डिस्पर्जन में स्प्रेडिंग होती है, तो सारे कलर की स्प्रेडिंग होना, तो इसका आंसर ABC होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव 2 के 1 का ABC। और इसमें पता नहीं उन्होंने डिफ्रैक्शन पढ़ाया नहीं, तो C नहीं दिया, देखो, क्योंकि उन्होंने डिफ्रैक्शन पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। चलो, सुशांत अभी मुझे नहीं पता, और why not D? Dispersion is a case of refraction, मतलब डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, वो अपने एंगल में सेपरेट होते हैं, तो इसे बोलते हैं डिस्पर्जन। अब जो इंसिडेंट लाइट आई है, ये पता नहीं ना कि तुम्हें उसमें सारी वेवलेंथ है कि नहीं, हो सकता है एक ही वेवलेंथ की लाइट आए, मोनोक्रोमेटिक आए, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में काय का डिस्पर्जन होगा, वो तो एक ही वेवलेंथ की है, तो डिस्पर्जन
नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो, इज दैट इट? और कोई? ओके, तो एक काम करते हैं, बस अपन आज यहीं रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन आप जो भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू होगा वो देखेंगे, है ना। चलिए, तो आपका ऑप्टिक्स पूरा हुआ है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका बाद में कवर हो जाएगा, वो वैसे भी मेंस का टॉपिक है ना, तो बाद में कवर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल आपकी जो भी क्लासेस का शेड्यूल होगा आपके ग्रुप पे आ जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बाय सबको, टेक केयर।